अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूली की फसल लगाएं, कम समय में अच्छा मुनाफा कमाएं। बैकयार्ड कुक्कुट पालन किसानों के लिए लाभकारी व्यवसाय। सब्जियों में मूली की बात करें तो इसकी मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिससे प्रदेश के कुछ किसान भाई मात्र 60 से 70 दिनों में मूली की खेती से अच्छी आमदनी कमा लेते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई मूली की खेती करना चाहते हैं तो वो खेती की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए मूली की कौन सी उन्नत किस्म का चयन करें, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में खेती के लिए बुवाई का उपयुक्त समय मार्च और अप्रैल का महीना होता है। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं पूसा चेतकी, जापानी वाइट्स, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी, पूसा देसी, गलिश सिंथेटिक इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के लिए समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपनिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक
किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है। लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छे प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़े बना ली जाती हैं। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की यह विधि अच्छी रहती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। गर्मी के मौसम में मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। साधारणतः मूली की औसत उपज 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के करीब होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में पैदावार कम हो जाती है, पर बाजार भाव अधिक मिलने से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। तो किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने देश में धीरे धीरे कृषि जोत घट रही है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि आप अपनी आय बढ़ाने के लिए घर के आंगन में देशी मुर्गी, बटेर, टर्की, गिनिया फाउंड आदि पक्षियों का पालन करें। इसे आप कम खर्च में आसानी से पालकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। परंतु कैसे करें इनका पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार। हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में
अगर मांसाहार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बकरी और जो है कि ब्रॉयलर की मीट पे लोगों का झुकाव रहता है, लेकिन बदलाव के लिए वो भिन्न भिन्न बर्ड्स का मीट भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। नवीन वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी द्वारा कुक्कुट पालन एक उद्योग का रूप ले चुका है, जिससे भोजन के आवश्यक अंग प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होता है। गत 30 से 35 वर्षों में बड़े शहरों में अंडा और कुक्कुट की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी कारण ये व्यवसाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसको किसान 25 से 50 पक्षी रखकर बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है पहले, बैकयार्ड पोल्ट्री में हम लोग पुराने देसी मुर्गी की बात करते हैं, जिसका ब्रीड असील और ग्रामप्रिया, वनराजा इत्यादि। उसके बाद जो है कि देसी मुर्गी के अलावा अन्य पक्षी जिसका हम लोग जो है कि पालन कर रहे हैं, जो कि मेनली बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में ही अभी अपने देश में किया जा रहा है, उसमें बटेर, टर्की और गिन्नी फाउल प्रमुख हैं। बटेर जहाँ तक जो है कि काफ़ी छोटा वजन होता है, 300 ग्राम का होता है और बहुत कम दिनों में 20 से 25 दिनों में इसको पाल कर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा फार्म हाउस की आवश्यकता होती है और एक हम छोटा सा घर बना के ही इसको पाल सकते हैं, चूँकि इसको अन्य जीवों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं उस तरह से पोल्ट्री हाउस बनाते हैं, और जो सारा कुछ हम लोग ब्रॉयलर पालने में ध्यान देते हैं वो यहाँ भी करते हैं। बटेर का अंडा कंपैरेटिवली छोटा होता है, तो अंडा ज़्यादातर उपयोग में नहीं लाया जाता है, ज़्यादातर इसको हम लोग मीट उत्पादन के लिए ही पालते हैं। उसके बाद गिन्नी फॉल की बात करते हैं, तो गिन्नी फॉल एक तरह से कहिए कि चाइनी मुर्गी या चीनी मुर्गी हम लोग कहते हैं, और ये विदेशी मुर्गी की तरह लगता है। वजन में ये आम मुर्गियों से बड़ा होता है, और इसके लिए भी हम लोग एक तरह से बैकयार्ड पोल्ट्री के में ही इसको पालते हैं अपने घर के पीछे। गिनी फाउल पालन अंडे और मांस दोनों के लिए किया जाता है। 12 हफ्तों में इसका वजन 10 से 1200 ग्राम तक हो जाता है। इस दौरान ये 110 से 200 अंडे तक देती हैं और लगभग 4 से 5 माह के बाद ये पक्षी बेचने योग्य तैयार हो जाता है। और थोड़ा सा ये वाइल्ड है, मतलब ये कहिए कि हम लोगों से उतना फ्रेंडली नहीं है जितना कि मुर्गी प्रजाति हम लोगों से फ्रेंडली है। तो इसके लिए भी हम लोग खाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। ये घूम फिर के चर के पिछवाड़े में जो भी घर में जो भी हम लोगों के घर का जो वेस्ट पदार्थ है वो खा के ये तैयार होता है। और इसका जो है कि इसको अंडा, अगर हम लोग इसको अंडा लेना चाहें तो इसके लिए इसका काफ़ी उम्र बढ़ेगा तभी ये अंडा देगा। उसी क्रम में एक टर्की एक पक्षी है जिसका जो है कि एडल्ट वेट काफ़ी बड़ा होता है। वो उससे जो है कि हम लोग 7.5 किलो से 9.5 किलो तक का मीट प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके लिए उसको हम लोगों को कम से कम 12 से 14 वीक तक उसको ग्रो कराना पड़ता है। टर्की भी एक वाइल्ड है और विदेशी पक्षी है, जिसको हम लोग अब घर के पिछवाड़े में या एक घेरा बना के, बाड़ी बना के उसको हम पाल सकते हैं। टर्की पक्षी में बोर्ड कगे स्टेट हवाइट भारत में पाली जाने वाली प्रमुख टर्की है। यह भारतीय जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल है। यह 7 से 8 माह में 10 से 12 किलोग्राम शरीर भार प्राप्त कर लेता है। इसके विषणन की आयु क्रमशः नर एवं मादा में 80 से 23 सप्ताह एवं 18 से 20 सप्ताह उपयुक्त है। 20 से 24 सप्ताह की आयु में उनका शरीर का वजन 8 से 9 किलोग्राम हो जाता है। और यहाँ भी हम लोग अंडे का उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना इसके जो है कि बर्ड का। रही बात हम लोग कोई भी मुर्गी पाल रहे हैं, घर के पिछवाड़े में पाल रहे हैं, तो जैव विविधता या बायोसिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि इसमें कोई बीमारी नहीं आवे। वहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे कि कोई भी बीमारी आवे नहीं आवे, इसके लिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करते हैं, जिससे कि जो भी रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु पीछे बहुत दिन से मुर्गी मार रह रही है तो उससे जो है कि हो जाती है, उसके मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उसका जो है कि संख्या घट जाए और मुर्गी जो है कि एक स्वस्थ जीवन जी सके। आमतौर पर घर के पिछवाड़े यानी कि बैकयार्ड में पाले जाने वाले पक्षी जैसे देशी मुर्गी, बटेर, टर्की और गिनी फाउल अधिकांश आहार का भाग चराई से प्राप्त कर लेती है। ये चराई में केचुए, छोटे कीड़े, घोंगे, दीमक, घास फूस और रसोई अवशिष्ट के पदार्थ खाती है, जिससे इसके आहार में 50% तक की बचत होती है। इसके अलावा इनके आहार में हरा चारा शामिल किया जाता है। शेष बचे आहार की पूर्ति के लिए पूरक आहार में दाना और खनिज मिश्रण दे सकते हैं। किसान थोड़ी सी जगह में इनका आवास बांस और पुआल आदि बना सकते हैं। शिकारी पक्षियों और अन्य जीवों से बचाने के लिए सुरक्षा घेरा भी तैयार कर सकते हैं।
उसको मुर्गी को दिया जाने वाला ही डाइट हम लोग दे सकते हैं, या जो कि हम लोग के यहाँ जो भी घर का वेस्ट है या एग्रीकल्चरल बाई वेस्ट है वो उसको दे सकते हैं और उसको हम लोग पाल सकते हैं। टर्की को भी हम लोग मुख्यतः मांस के लिए भी पालते हैं, इसके अंडे का सेवन हम लोग उतना नहीं करते हैं। इसमें भी बीमारी से बचने के लिए किसी तरह का टीका नहीं है, स्पेशली जो मुर्गी में टीका है वही यहाँ भी हम लोग देते हैं और उसी तरह से डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके किसी भी संभावित बीमारी से बचाते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मसाला फसलों में बात करें प्याज की, तो इसकी बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है और साल के कुछ महीनों में प्याज की कीमत आसमान छूने लगती है। तो अच्छे भाव के चलते जो किसान इसकी जैविक विधि से खेती कर रहे हैं, वे फसल का उचित तरीके से प्रबंधन किस तरह से करें, आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार से। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता है कि प्याज एक ऐसा फसल है जो पूरे साल डिमांड में रहता है और ये बहुत ही अच्छा पैसा देके जाता है और हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको भी प्याज पूरे साल चाहिए होता है। तो हम अपने सेंटर पर प्याज 3 तरह से लगाते हैं। एक जो हमारा प्याज होता है बरसात में लगाते हैं, जिसको खरीफ ओनियन बोलते हैं, वो हम लगाते हैं सितंबर में और 1 महीने में तैयार हो जाता है, उसको हम हरे प्याज में बेच देते हैं। दूसरा प्याज हमारा होता है जो हम रबी ओनियन होता है, जो इस टाइम लगाते हैं, इसको हम अक्टूबर से लगाना चालू करते हैं। तो अक्टूबर में जो हम लगाते हैं उसको हरे प्याज में बेचते हैं, जैसा कि आपने देखा पहले कि बहुत सारे प्याज हमारे हरे प्याज में जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम मल्च पे लगाते हैं, जिसका पका के हम गांठ बनाते हैं। किसान भाइयों, खेती से आप अधिक फायदा तभी ले पाएंगे जब कम एरिया से अधिक उपज लेंगे और ऐसा करने के लिए आपको नई नई तकनीकियों से जुड़ना होगा। आज कई ऐसे किसान हैं जो इन तकनीकियों को अपना रहे हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। अगर आप मल्चिंग विधि से प्याज की खेती करते हैं तो आप इस फसल से अच्छी आय कमा सकते हैं। तो हम 2 तरह से प्याज लगाते हैं, जो गर्मी वाली हमारी प्याज है, एक तो होता है मल्च पर, एक होता है बिना मल्च का। मल्च वाले प्याज हमें ये होता है कि हमारे जो लेबर हैं वो हमारी सेविंग हो जाती है। जैसे कि आपको पता है प्याज एक ऐसा क्रॉप है जिसमें वीडिंग हमें बार बार करानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसमें वीड्स आते हैं। तो अगर हम मल्च लगा देते हैं तो मल्च से क्या होता है, जो हमारे वीड्स हैं, वीड्स का ग्रोथ नहीं होता है और मल्च जो है एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है प्लांट्स के रूट्स के लिए। दूसरा क्या है, जो हम वाटर अप्लाई करते हैं वो हम ड्रिप के थ्रू करते हैं। तो अगर हम बिना मल्च के जो हमारे बेड हैं उन पे जब हमारा जब पानी जाता है तो गर्मी में क्या होता है, पानी बहुत इवेपोरेट होता है, तो हमें ज़्यादा पानी अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मल्च लगाते हैं तो इवेपोरेशन हमारा बहुत कम हो जाता है, तो हमें वाटर की भी सेविंग होती है। किसान भाइयों, प्याज की फसल की उचित बढ़वार के लिए 10 लीटर जीवामृत को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल में 3 से 4 बार 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आपको आगे चलकर कम लागत में अधिक पैदावार मिलेगी। देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक देखता हूँ तो मुझे केमिकल्स का पता नहीं, ऑर्गेनिक में मैं बताता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे प्याज में आप देख सकते हैं जो पूरा फील्ड है, इसमें कहीं भी कोई इंसेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पैकेज है उसमें हम क्या करते हैं कि जब हमारा प्याज लगभग 1 महीने का हो जाता है तो उसमें हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। नीम ऑयल, उसके साथ अगर हमें कोई इंसेक्ट दिखता है तो नीम ऑयल, बिवेरिया, उसके साथ जब हम फील्ड तैयार करते हैं, जो हमारे नीम केक है, ट्राइकोडर्मा है, वर्मी कंपोस्ट, इन सबको हम अप्लाई कर देते हैं सॉइल में ही। तो अगर हमारा सॉइल मजबूत होगा, जो हमारी मिट्टी है, अगर मिट्टी मजबूत होगी तो हमारा पौधा भी काफ़ी अच्छा चलता है। तो कीमत दोनों का सेम होता है, बस क्या है, हमारा जो मल्च वाला प्याज है उसका इल्ड जो बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाता है।
जो हमारे बिना मल्च का जो हमारा प्याज है उसका वेट अच्छा नहीं आता और कलर भी अच्छा नहीं होता, तो उसका डिमांड भी बहुत कम होता है। लेकिन जो हमारा मल्च वाला प्याज है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शिवपुरी जिले में आसमान साफ रहने व दिन का तापमान 33.0 से 34.0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं रात्रि का तापमान 12.0 से 13.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। सरसों की फसल पक गई हो तो कटाई कर खलिहान में उचित नमी देही परिपक्वता अथवा अवस्था तक गहाई का कार्य करें तथा बीज सुखाकर उचित भंडारण करें। धनिया में कहीं कहीं माहू की समस्या देखी जा सकती है। चूंकि धनिया अभी परागण की अवस्था फूल पर है, अतः नीम आधारित कीटनाशकों का चयन 5 से 10 मिली प्रति लीटर पानी के मान से छिड़काव करें। यदि सिंचाई की उपलब्धता है तब किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों, लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज आदि की बोनी कतारों को 2.5 से 3 मीटर फासला तथा पौधों से 0.5 से 1 मीटर फासला रखते हुए करें। आम व कटहल के थालों में निदाई गुड़ाई करने के बाद खाद उर्वरक का प्रयोग कर सिंचाई करें तथा मिलीबग के नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस 1 मिली प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका आदि बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण करवाएं। 2.5 माह से ऊपर गर्भित भैंस की जांच करा लें तथा ब्याने के बाद अभी तक गर्भित नहीं हुई हो उन्हें गर्भाधान करने की अवस्था करें। बकरियों को लिवर फ्लूक से बचाव के लिए नीलवर्म दवा की मात्रा शरीर भर में के अनुसार पिलाएं तथा बाह परजीवी से बचाव के लिए क्लियर दवा 1 मिली प्रति लीटर पानी के अनुपात में मिलाकर प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जुमनी, जिला रायपुर के कृषक रघुवर कुमार ने। यह लाख की कटाई छटाई के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रघुवर कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। लाख खेती के बारे कुछ बताने के लिए मैं जा रहा हूं। किसान भाई ध्यान से सुनिए। अभी ये समय में लाख खेती किसान क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताना चाह रहा है। तो पेड़ को हम कैसे बांटेंगे? अगर कोई किसान का केवल कुसुम पेड़ है तो 5 भाग करना पड़ता है कुसमी लाख खेती के लिए। अगर कुसमी लाख खेती के लिए कोई किसान का कुसुम है, बेर है, सेमियालता है, तब कुसुम को 2 भाग करेगा और सेमियालता बेर को 1 भाग करेगा। अगर कुसमी रंगीनी दोनों खेती करेंगे तो साल में किसान को 4 फसल मिलता है। एक साल में कुसमी वाला 2 फसल अघनी जटवी और रंगीनी वाला 2 फसल कतकी बैसाखी, तो 4 फसल लगातार आपको हर एक 3 महीना में लाख मिलेगा। तो हर एक 3 महीना में किसान को पैसा आएगा। लाख की कटाई करने से पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें, जैसे परिपक्व लाख की कटाई करें। इसकी पहचान के लिए खेत का सतत निरीक्षण करें और जब लाख के ऊपर पीली परत जैसी दिखने लगे तब लाख की कटाई करें। कटाई के पूर्व मौसम के मिजाज को भी जरूर देख लें। अगर बारिश होने की संभावना हो तो कटाई ना करें।
कटाई के लिए पेड़ों पर चढ़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि पेड़ों की सतह पर अधिक पानी या फिर चिकनाहट न हो, क्योंकि इससे फिसलकर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। कटाई करने के लिए हमेशा प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों का ही चयन करें। आमतौर पर किसान लाख की कटाई के लिए पेड़ की टहनियों को कुल्हाड़ी या फिर दौली से काटते हैं। इससे एक तो स्वयं चोटग्रस्त होने का भय बना रहता है और दूसरा टहनियों पर तेज प्रहार करने से लाख की परतें झड़ने लगती हैं। जैसा कि आप सभी इस वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए लाख की कटाई हमेशा तेज धार वाले हथियारों या फिर सिकेटियर से करना चाहिए। तो फरेक पेड़ का काटने का समय है। तो कुसुम पेड़ में कुसमी कीड़ा लगता है, इसलिए कुसुम पेड़ को एक साल में जनवरी फरवरी या जून जुलाई में काटना चाहिए। अभी देखिए ये जनवरी फरवरी है, जनवरी महीना समाप्त होने के लिए जा रहा है, फरवरी महीना आने वाला है, इसलिए अभी देखिए हमारा ये कुसुम पेड़ सब कटाई शुरू हो गया। बहुत पेड़ काट गया और अभी कुछ पेड़ काट रहा है। तो कोई किसान अगर अभी लाख खेती करने के लिए चाह रहा है तो आप कुसुम पेड़ को अभी ऐसा कटाई शुरू कीजिए। और बेर और सेमिया लता है तो बेर को अभी जरूर काटिए, क्योंकि जुलाई में कुसमिला लगेगी। तो काट छाट ऐसा करना चाहिए कि बहुत मोटा टहनी नहीं काटना चाहिए। कितना मोटा काटना चाहिए कि अंगूठी साइज का मोटा टहनी काटना चाहिए, जिसमें कि दातुन साइज का डली निकलेगा। तो हम लाख लगाएंगे। तो कुसुम पेड़ काट छाट करने से 18 महीने का बीज लगता है और कुसुम पेड़ को छोड़ के बाकी पेड़ में काट छाट करने से 6 महीना के बाद बीज लगता है। कच्चा ला भी बेच के आप 60,000 कुंटल कमा सकता है। पेड़ों पर लाख की कटाई हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए। बड़ी टहनियों सहित कटाई करने से टहनियां पैराशूट की भांति नीचे गिरती हैं, जिससे अपेक्षाकृत कम नुकसान होता है। कटाई के बाद खेत में फैली सभी टहनियों को एक स्थान इकट्ठा कर लें और टहनियों से पत्तियों को अलग कर लें। चूँकि बीहन के अंदर लाख के शिशु कीट मौजूद होते हैं, ऐसे में काटी गई लाख को अधिक बल पूर्वक न हिलाएं। इससे अधिक और अच्छी मात्रा बीहन लाख मिलती है। तो अभी आपके पास जो भी है, फूकी है, आरी ला या कच्चा ला है, उसको तुरंत बेच देना चाहिए। अभी बाजार का भाव बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी फूकी चिल्ली फूकी नहीं तो चिल्ली हुई कच्चा ला बेचना नहीं चाह रहे तो आप चोरी बना दीजिए। चोरी बनाने से और ज्यादा फायदा हो रहा है। चोरी भी अभी लगभग 1200 रुपया किलो है। 1 कुंटल बेचेगा तो 1,20,000 कमाई करोगे, तो वो भी आप कर सकता है। ये सब किसान भाई ध्यान दीजिए। अगर आपको लाख का खेती के बारे कोई समस्या होगा ये हम बताएंगे। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।